आज हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुमकुम गौतम और आज हम बात करने वाले हैं आरएनए इंटरफेरेंस की। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जब हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जब पढ़ रहे होते हैं तब ये हमारा टॉपिक आता है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं इसके बारे में, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर तुमने एक बार कर लिया तो तुम्हें हमेशा के लिए याद रहने वाला है। तो आज हम अच्छे से करने वाले हैं इसको और आई होप आप लोगों को समझ आए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अभी मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ, मैंने सुबह ट्राई किया था। मेरे यहाँ का नेट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है और पता नहीं अनअकैडमी पे भी क्लासेस हो जाती हैं लाइव, लेकिन जब मैं यूट्यूब पे करती हूँ तो चीज़ें ढंग से नहीं हो पा रही हैं। तो चेक करते हैं एक बार, अगर हो सके तो कल या परसों से तो मैं स्टार्ट कर दूंगी। और तब तक तुम ये लाइव रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ लो। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो अनअकैडमी पे जो मेरी क्लास होती है वो होती है मेरी अनअकैडमी पे। सुबह मैं लेती हूँ 10 AM और रात को लेती है 8 PM। तो तुम कभी भी ज्वाइन कर लो। स्पेशल क्लासेस होती हैं। तुम्हें करना क्या है, अनअकैडमी की ऐप पे जाना है, ठीक है। उस पे जाके कुमकुम गौतम सर्च करना है और तुम्हें क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है। और अगर तुम्हें क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए तो मुझे फॉलो कर लो, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन आता रहेगा। और अगर तुम्हें ये है कि CSR के बारे में बहुत सारा पढ़ना है या फिर तुम्हें बहुत स्टार्टिंग से स्टडी करनी है या फिर एक महीने की पर्टिकुलर स्टडी करनी है अच्छे से, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे CSI या नेट के एजुकेटर्स हैं अलॉन्ग विद मी। वहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो, वहाँ अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा उसका। मतलब अगर तुम लेना चाहो तो और अगर 10% ऑफ चाहिए तो कुमकुम 10 कोड डालना, तुम्हें 10% ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो आज बात करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस की। नाउ आरएनए इंटरफेरेंस, द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म बाय व्हिच द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए sorry RNA, the double stranded RNA induces a gene silencing by targeting complementary mRNA for degradation। देखो इसमें क्या करता है ये, देखो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। नॉर्मली हमारा जो आरएनए होता है क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। लेकिन आरएनए इंटरफेरेंस की बात करें तो एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करता है, ये क्या करेगा, जीन साइलेंसिंग करेगा। जीन साइलेंस कर देगा, साइलेंसिंग मतलब उसके फंक्शन को रोक देगा, साइलेंट कर देगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो जैसे माना कि ये हमारा कोई mRNA था, ठीक है, AUGC, ये हमारा कोई mRNA था। अब हमें इसे क्या करना था, साइलेंस करना था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू, ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए होगा वो क्या करेगा, एक इसका गाइड आरएनए इसके साथ AUGC के साथ बाइंड कर जाएगा और उसको क्या कर देगा, क्लीव कर देगा और उसको साइलेंस कर देगा, ठीक है। तो ये होता है आरएनए इंटरफेरेंस का काम। तो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में यूज होता है आजकल कि हमें कोई भी पर्टिकुलर जो जीन है हमारी बॉडी में प्रॉब्लम कर रहा है या फिर उसके कारण हमारी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस को यूज करके उस जीन को क्या कर देते हैं, साइलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल जनरल फिनोमेना है जो बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म है उनमें होता है, ठीक है। नाउ द आरएनए इंटरफेरेंस, द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म बाय विच, ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन कब होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जब हमारा डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन जब ये आरएनए कन्वर्ट हो जाता है और इसको साइटोप्लाज्म में जाना होता है, ठीक है, कहाँ से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, तो इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं, बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं। जैसे हमारी कौन सी होती हैं, स्प्लाइसिंग हो गया, टेलिंग हो गया, कैपिंग हो गया। तो ये सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं जब किसी भी आरएनए को, जब जो नेसेंट आरएनए होता है वो वहां से ट्रांसफर होता है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो ये भी क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल है, ये भी ट्रांसक्रिप्शन की होने वाली प्रोसेस है। और पर ये प्रोसेस कैसी है, जो जीन को साइलेंस कर देती है, मतलब जीन के फंक्शन को रोक देती है। तो ये वो वाली प्रोसेस है, ठीक है।
Now, the important role in the post translational gene regulation. देखो, एक होता है हमारा रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन का मतलब होता है जब डीएनए एक और रेप्लिका बनाएगा, ठीक है. और उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें आरएनए बनता है. ये ट्रांसक्रिप्शन होता है. जब आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल. ठीक है. तो ये क्या करता है, जो ट्रांसलेशन के टाइम पे जब प्रोटीन बननी है नहीं बननी है, उस चीज को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा. क्यों? क्योंकि ये भी एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन है. मतलब आरएनए के बनने के बाद ये प्रोसेस होती है. ठीक है. तो ये क्या करती है? पोस्ट ट्रांसलेशनल जीन रेगुलेशन करेगा. ठीक है. सेकंड क्या करता है ये? ट्रांसपोजोन्स रेगुलेशन. ट्रांसपोजोन रेगुलेशन क्या होता है? ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं? ट्रांसपोजोन्स होते हैं हमारे जंपिंग जीन्स. जंपिंग जीन्स दैट मीन्स कि अगर हमारा, देखो ये क्या होते हैं कि ये जैसे अभी हमारे इस सेल न्यूक्लियस में ये जंपिंग जीन्स था, ये क्या करेगा? यहाँ से जाएगा और कहीं और जाके बाइंड कर जाएगा. देखो यहाँ आके बाइंड कर गया. तो ये जंपिंग जीन्स होते हैं. ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है. बड़ा नहीं बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसको किसी दिन मैं क्लास में लूंगी तो उस टाइम इसको पढ़ेंगे. अभी याद रखो ये जंपिंग जीन्स हैं. ठीक है. नाउ डिफेंडिंग सेल्स अगेंस्ट वायरस. तो अगर कोई वायरस भी आ जाता है बॉडी में, उससे भी डिफेंस के काम आते हैं. ठीक है. तो जो आरएनए इंटरफेरेंस जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. ठीक है. नाउ देयर टू टाइप्स ऑफ स्मॉल साइलेंसिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स. जो स्मॉल साइलेंसिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है siRNA और एक होता है miRNA. हम इसको ऐसे लिखते हैं siRNA. ठीक है. छोटा वाला ये और ये mRNA. S का मतलब होता है स्मॉल, I का मतलब होता है इंटरफेरेंस mRNA, MI का मतलब होता है माइक्रो इंटरफेरेंस RNA. ओके. नाउ siRNA की बात करें, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्मॉल इंटरफेरिंग RNA. ठीक है, इसको ये बोलते हैं. नाउ स्मॉल इंटरफेरिंग जो RNA है, जो siRNA है, उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट. उसको और भी क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट इंटरफेरिंग RNA और साइलेंसिंग RNA. Now is a class of double stranded RNA. This is very important ना. तो ये क्या है? क्लास क्या है? डबल स्ट्रैंडेड RNA की. It is a type of double stranded RNA which is non coding. क्यों नॉन कोडिंग? कोडिंग तभी होता जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता, पर अभी क्या है? ये डबल स्ट्रैंडेड है, तो क्या हो गया? नॉन कोडिंग हो गया. ठीक है. तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड नॉन कोडिंग मॉलिक्यूल्स. इसके बेस पेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. 20 to 25 बेस पेयर्स इन लेंथ. तो ये 20 to 25 बेस पेयर का बना हुआ होता है, सिमिलर टू miRNA. ठीक है. miRNA भी सेम बेस पेयर्स का ही होता है. Now they operating within the RNA interference. Okay, तो RNA interference का पाथवे में ये काम करते हैं. चलो अब siRNA की बात कर लेते हैं. पहले फिगर देखते हैं, उसके बाद ये आएंगे. देखो हाँ, इसमें क्या होता है? ये हमारी सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? साइटोप्लाज्म में. ठीक है. हाँ, इसमें क्या होता है? देखो ये हमारा क्या है? डबल स्ट्रैंडेड RNA हो गया. ठीक है. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होने के बाद एक डाइसर आती है. डाइसर क्या है? एक एंजाइम है. एंजाइम है, ये आती है. ये क्या करती है? इसको क्लीव कर देती है. इसके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के कुछ पार्ट्स को ऐसे करके क्लीव कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ओवरहैंग बन जाते हैं. ओवरहैंग बन गए. ठीक है. जैसे ये ओवरहैंग बनते हैं, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आके बाइंड करता है जिसे बोलते हैं अरेगनॉट प्रोटीन्स और कुछ टीआरबीपी प्रोटीन्स. ये सब बनके क्या करते हैं? एक रिस्क कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. ठीक है. एक क्या बनाते हैं? रिस्क कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो यहाँ पे आके लोड हो जाता है उस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के ऊपर. देखो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था, इसके ये ओवरहैंग्स थे. ये ओवरहैंग्स थे. यहाँ पे क्या करा? डाइसन ने काम करा. उसके बाद हमारे पास कौन सा आ गया? रिस्क कॉम्प्लेक्स आके बाइंड कर गया, जिसमें क्या क्या है? हमारा अरेगनॉट प्रोटीन है और टीआरबीपी प्रोटीन है. ये आके बाइंड कर जाएंगे और ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स बना देंगे.
नाउ दिस इज कॉल्ड एज रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं? रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स होगा, अब देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक होता है गाइड स्ट्रैंड, जो गाइड करेगा कि किसको क्लीव करना है, किसी टारगेट स्ट्रैंड को ही तो क्लीव करना पड़ेगा। तो गाइड स्ट्रैंड क्या करता है? ये बताता है कि तुम्हें किसको क्लीव करना है। एक होता है ये पैसेंजर स्ट्रैंड, एक होता है पैसेंजर स्ट्रैंड और एक होता है गाइड स्ट्रैंड। उसके बाद क्या होता है कि ये पैसेंजर स्ट्रैंड को, ये जो रिस्क कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हटा देता है, इसको क्लीव कर देता है। तो कौन सा बच गया हमारे पास? गाइड स्ट्रैंड बच गया। ठीक है, गाइड स्ट्रैंड बच गया। यहाँ पे कितना हो गया? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, अब क्या होगा? अगर माना कि ये हमारा था टारगेट जीन, हमें इसको क्लीव करना था, ये था हमारा टारगेट जीन। ठीक है, तो मानो एक सेकेंड, ये तो हमारा क्या हो गया? गाइड mRNA हो गया, which is having a 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना। हमें क्लीव किसको करना था? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये हमारा क्या था? टारगेट mRNA था। ठीक है, ये था हमारा टारगेट mRNA, हमें क्लीव इसको करना था। तो ये गाइड mRNA क्या आएगा? इस पे आके बाइंड कर जाएगा, ऐसे करके बाइंड कर जाएगा। बाइंड कर गया, बाइंड करने के बाद क्या करेगा? इसको क्लीव कर देगा। क्या कर देगा? क्लीव कर देगा। तो कैसे पता चला कि इसमें क्या हुआ? हमारे siRNA में क्या हुआ? एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए पे एक डाइसर आके, एंजाइम आके बाइंड करती है, उसको क्लीव कर देती है और ओवरहैंग क्रिएट कर देती है। उसके बाद रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स आता है, जिसमें अरेगनेट प्रोटीन्स है, टीआरबीपी है, ये सब मिलके रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, अब जो डबल स्टैंडर्ड हमारा आरएनए होता है, उसमें एक पैसेंजर स्ट्रैंड होता है, एक गाइड स्ट्रैंड होता है। तो उस पैसेंजर स्ट्रैंड को क्लीव कर दिया जाता है। ठीक है, उसको इजेक्ट कर दिया जाता है। और गाइड स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है? कि जाके तुम टारगेट प्रोटीन पे जाके बाइंड कर जाओ, मतलब टारगेट एमआरएनए पे जाके बाइंड कर जाओ। जैसे ही गाइड एमआरएनए टारगेट स्ट्रैंड से बाइंड करता है, उस टारगेट को क्या करता है? क्लीव कर देता है। तो आई होप तुम्हें इसका फंक्शन समझ आया हो कि कैसे काम करता है ये। एक सेकेंड, नाउ देखो, the first step of RNA interference is involved in processing and cleavage of longer double-stranded RNA into siRNA, generally bearing a 2 nucleotide overhang on 3' end of the each strand. आया समझ में? ये कोई डबल स्टैंडर्ड आरएनए था। ठीक है, इसको क्लीव करा गया, ऐसे 3' ओवरहैंग बनाए गए, जैसे ये ओवरहैंग हो गया, ये ओवरहैंग हो गया। ठीक है, 3' ओवरहैंग बनाए गए विद द हेल्प ऑफ डाइसर एंजाइम। किसकी हेल्प से? डाइसर एंजाइम की हेल्प से। ओके, नाउ द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेसिंग इज अ आरएनएज थर्ड। आरएनएज थर्ड, ये जो डाइसर है, ये आरएनएज थर्ड फैमिली से बिलोंग करती है। आरएनएज थर्ड फैमिली से बिलोंग करती है। इसका नाम क्या है? डाइसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ दिस डाइमर, ये जो डाइसर होती है हमारी, ठीक है, ये जो डाइसर है, इसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो होती है हमारी एटीपीएस हेलिकेज प्रॉपर्टी। हेलिकेज का मतलब क्या होता है? अगर ये हमारा स्ट्रैंड है, तो ये क्या कर देगा? उसको, स्ट्रैंड को ऐसे खोल देगा। क्या करता है ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनके बीच में, इनको क्लीव कर देती है ना हेलिकेज। तो इस पे एटीपीएस हेलिकेज वाली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसके बाद दे हैव अ एटीपीएस आरएनए हेलिकेज डोमेन एंड कैटालिटिक आरएनएज थर्ड फैमिली एंजाइम। और क्या है इनके पास? कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी है, तभी उसको क्लीव कर पाया ना, कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डाइसर होता है, उसके पास एटीपीएस एज हेलिकेज प्रॉपर्टी भी होती है और कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होती है, जिसकी वजह से वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को siRNA बना देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? द डाइसर डबल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन फॉर्म अ रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब कौन कौन हो गया? डाइसर हो गया प्लस डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया। इन्होंने क्या बना दिया? रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स।
जो आरएनए ने इंड्यूस करा है वो साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिस्क कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट लोड आरएनए ड्यूप्लेक्स इनटू द रिस्क। देखो एक सेकेंड वेट, देखो ये हमारा पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, इसको ब्रेक डाउन करा डाइसन ने, ठीक है, उसके बाद इसको बना दिया एसआईआरएनए। एसआईआरएनए प्लस डाइसर, इन्होंने मिलके क्या बना दिया, एक क्या बना दिया, रिस्क कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। इस रिस्क कॉम्प्लेक्स पे कौन कौन आके बाइंड करेगा, देखो within the risk complex the siRNA strands are separated and the strand with a more stable 5' end is typically integrated to the active of risk complex, that is guide RNA. The antisense single-stranded RNA, that is siRNA component, then guides and align the risk complex on the target mRNA. Now the action of the catalytic risk protein, a member of the aragonate family, that is AGO2, mRNA is cleaved which is complementary to the bound siRNA. देखो siRNA पर डाइसर था, ये क्या हो गया, रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स हो गया। इस पे आके कौन बाइंड कर जाता है, अरेगनोट, अरेगनोट प्रोटीन्स, ये क्या करती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करती हैं, ये अब आके बाइंड करी, ठीक है। ये क्या करती है, हमारे ये गाइड आरएनए हो गया, ये पैसेंजर आरएनए हो गया, इसको क्लीव करा, ये गाइड आरएनए जाएगा टारगेट, उसे बाइंड करेगा, टारगेट वाले को क्या कर देगा, क्लीव कर देगा। आया समझ में? तो तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, देखो मैं सिंपल सी प्रोसेस समझा देती हूँ, देखो एक सेकेंड, एक सेकेंड, आई थिंक मुझे ना एक वैसा वाला पेज लेना चाहिए जहाँ पे मैं समझा पाऊँ अच्छे से ना। हाँ देखो, ये हमारा था डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसको ब्रेक करा किसने, डाइसर ने, एसआईआरएनए बना दिया, 3' ओवरहैंग हो गए, होने के बाद हमारा इस पे क्या करा, हमारा रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स आके बाइंड कर गया, इसमें क्या होगा, अरेगनोट होगा और कुछ प्रोटीन्स होंगी जो क्या नाम है, टीआरबीपी प्रोटीन्स होंगी, आके बाइंड करा पूरा, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, इसको ब्रेक डाउन करा दो पार्ट्स में, एक हो गया हमारा गाइड एमआरएनए, एक हो गया पैसेंजर, पैसेंजर को क्लीव कर दिया, ये गाइड एमआरएनए जाएगा और किससे बाइंड कर जाएगा, टारगेट एमआरएनए से, जो हमें क्लीव करना था उसको क्या कर देगा, क्लीव कर देगा, ठीक है। आई होप तुम्हें ये समझ में आएगा सारा प्रोसेस, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो प्लीज मुझे बता देना। नाउ नेक्स्ट इज mRNA, next is mRNA. Now the microRNA is a small non-coding, same as siRNA की तरह, containing about 22 nucleotide, उसमें भी 24 थे, found in plants, animals and in some viruses, okay, that function in gene silencing. इनका फंक्शन क्या होता है, जीन साइलेंसिंग में होता है, दैट इज आरएनए साइलेंसिंग में होगा, ये भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन कराएंगे। Now mRNA is a function via base pairing with the complementary sequences within the mRNA molecules, जैसे siRNA कर रहा था वैसे ही mRNA करता है। Now this miRNA are defined as a 21 to 25 nucleotide single stranded RNA. Now this is a single stranded RNA. Remember this कि जो हमारा siRNA था वो हमारा क्या था, डबल स्टैंडर्ड RNA था, और अगर हम लोग miRNA की बात करें तो क्या है, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, और ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, पहले न्यूक्लियस में होगा, उसके बाद हमारे साइटोप्लाज्म में जाएगा। डिफरेंस समझ में आया? देखो जो siRNA है वो हमारा डबल स्टैंडर्ड RNA है एक तो, और कहाँ प्रेजेंट होता था, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अगर मैं miRNA की बात करूं तो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ये डिफरेंस आता है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में, ओके। आई होप ये समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम
हेयर पिन शेप्ड प्रिकर्सर। मैं दिखाती हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। पहले हाँ ये करते हैं। देखो पहले एक, क्योंकि मैंने ये दो स्ट्रक्चर इसीलिए लिए क्योंकि मुझे ये वाला इसका ये सही लगा था और इसका ये सही लगा था, ठीक है। तो तुम्हें दोनों से समझाऊंगी और आई होप समझ में आएगा। देखो ये जीन था कोई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कैपिंग हो रखी है क्योंकि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। ये पॉली ए टेल है। ये क्या है, एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं प्राय mRNA। क्या बोलते हैं, प्राय mRNA, ठीक है। अभी प्राय mRNA क्या होता है, इस पे बहुत सारी एंजाइम वर्क करती हैं। पहली जो एंजाइम होती है, जो अगर हम नॉर्मली बात करें तो वो क्या होती है, ड्रॉशा। क्या होती है, ड्रॉशा। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें, अगर हम नॉर्मली ह्यूमंस की बात करें तो उस ड्रॉशा को क्या बोलते हैं, DGCR8 बोलते हैं। तो ड्रॉशा बोलते हैं अगर किसी भी हम फ्लाइज की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर फ्लाइज नहीं मतलब किसी भी बैक्टीरिया इन सब की बात करें या फिर उसकी बात करें तो ड्रॉशा होगी। अगर DGCR8 बात करें तो किसकी होगी, ह्यूमंस की होगी। ये आता है क्वेश्चंस में, ह्यूमंस की कौन सी होती है, DGCR8, ठीक है। ये जो प्राय mRNA होता है उस पे ड्रॉशा या फिर पाशा भी होती है, पाशा इन फ्लाइज, ओके, पाशा होती है फ्लाइज में। ये आके क्लीव करती हैं और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देती हैं, ऐसा वाला, थोड़ा क्लीव करके छोटा स्ट्रक्चर बना दिया। देखो पहले कैसा था ये, है ना, पूरा खुला हुआ था। अब क्या कर दिया, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना दिया जिसको क्या बोलेंगे हम, प्री mRNA। पहले क्या बोले थे, प्राय, अब क्या बोले, प्री। ना अब ये क्या हो गया, ये हमारा सारा प्रोसेस जो चल रहा था, ये वाला सारा प्रोसेस कहाँ पे चल रहा था, न्यूक्लियस में चल रहा था। अब क्या होगा, ये जो प्री mRNA होगा वो हमारा कहाँ से आएगा, न्यूक्लियस से, अब साइटोप्लाज्म में आएगा। अब साइटोप्लाज्म में आएगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ RenGTP एक्सपोर्टिन 5, ठीक है, क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए होगी, इंपोर्ट के लिए चाहिए होगी, ठीक है। एक्सपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो क्या है, RenGTP एक्सपोर्टिन 5, ठीक है। ये आया, ये आ गया हमारा प्री mRNA, आ गया हमारा साइटोप्लाज्म में। अब ये जो प्री mRNA है वो सेम जैसे siRNA क्लीव हो रहा था ना, वैसे ही इसका प्रोसेस होगा। इस पे भी हमारी डाइसर काम करेगी, ठीक है, डाइसर आएगी, उसके बाद mRNA का डुप्लेक्स बनेगा। ये जो mRNA होगा वो हमारा प्रोटीन बनाएगा और उसके बाद जो भी टारगेट प्रोटीन होगी उसको क्लीव कर देगा। देखो इसमें भी मुझे क्या दिखाना था तुम लोगों को, देखो ये जो प्राय mRNA हो गया, उसके बाद प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है न्यूक्लियस में ही, प्री mRNA बन जाता है, एक्सपोर्टिन 5 RenGTP काम करेगा और इसको यहाँ ट्रांसफर करेगा। देखो अरेगनेट आ गई, ठीक है, डाइसर आ गई, TRBP आ गई, सेम वही प्रोसेस है। इसको रिस्क कॉम्प्लेक्स बना दिया, रिस्क कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद इन्होंने क्या करा, उसको क्लीव कर दिया, एक पैसेंजर वाले क्लीव कर दिया और एक mRNA को छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, जाके हमारे टारगेट उस पे काम करेगा। आई होप समझ आया होगा। देखो अब इसमें पढ़ लेते हैं एक बार, जिससे तुम्हारा जितना भी अगर डाउट भी होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, द प्राय mRNA इज प्रोसेस्ड विद इन द न्यूक्लियस टू अ प्रिकर्सर miRNA, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम PRE miRNA बाय ड्रॉशा। अब ड्रॉशा क्या है, ड्रॉशा है RNA's थर्ड एंजाइम का टाइप, ठीक है। और हमारी डाइसर भी क्या थी, वो भी RNA's थर्ड थी, है ना, और ये भी RNA's थर्ड एंजाइम का पार्ट है। The transport of the pre-mRNA to the cytoplasm is mediated by exportin 5 with the help of energy, that is GTP is required. In the cytoplasm, they are further processed to become mature miRNA by dicer. Dicer ने भी काम करा है इस पे, जो एक RNA थर्ड फैमिली का है, and loaded onto the aragonate protein to produce the effector RNA induced साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। रिस्क फिर से बन गया और सेम जो पाथवे था पहले की तरह यहाँ पे
फॉलो किया जाएगा। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा ये वाला प्रोसीजर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा एक बार समझ आ गया तो ठीक है, एक बार आ गया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। देखो अब यहाँ पे हम थोड़ा एक बार डिफरेंस ढंग से पढ़ लेते हैं। mRNA जो होता है हमारा कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस से आता है साइटोप्लाज्म में। और क्या होता है ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ मिलता है, एनिमल्स में मिलेगा, प्लांट्स में मिलेगा, प्रोटिस्ट में मिलेगा। और जो एंजाइम वर्क करती है इस पर डाइसर भी करती है और ड्रोशा भी करती है। ड्रोशा कहाँ करती है, न्यूक्लियस में, और डाइसर कहाँ करती है, साइटोप्लाज्म में। रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज siRNA। ये क्या होता है हमारा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। कहाँ मिलता है, साइटोप्लाज्म में। दिस इज एनिमल्स, एनिमल्स में होती है, फंजाई में मिलेगी, प्लांट्स में मिलेगी, प्रोटिस्ट में मिलेगी। ये फंजाई में भी मिलती है, ठीक है। इसमें कौन सी होती है, डाइसर डिपेंडेंट होता है, इसमें ड्रोशा नहीं होती है। देखो एक PIRNA होता है जिसे बोलते हैं हम PBIRNA। इसके कभी क्वेश्चंस आए नहीं, मतलब इसके क्वेश्चंस अगर आते हैं तो बहुत साइंटिफिक वे में आते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं होता, तो इसीलिए मैंने इसको डिटेल में कराया भी नहीं, क्योंकि इसकी इतनी जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो जो PBRNA होता है ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड है, सबसे ज्यादा एडवांस्ड है, सबसे लेट डिस्कवर हुआ है ये सारे मेटाजोन्स, मतलब जितने भी हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं उसमें मिलता है। एंड दिस इज ऑल्सो अ डाइसर डिपेंडेंट। ये क्या है, एक डाइसर डिपेंडेंट है। अभी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड जो आए हुए हैं और जो मुझे मिले अभी मैंने वही डाल दिए, और इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं ऑब्वियसली डालूंगी। जब तक ठीक है, आपको मैं 2-3 मिनट का टाइम देती हूँ, देखो एक बार, फिर मैं बताऊंगी आंसर। चलो हो गया, आई होप आ गया होगा तुम्हें। siRNA and miRNA are used for achieving gene silencing, ठीक है। हमें पता है कि दोनों को जीन साइलेंसिंग के लिए अचीव किया जाता है। Although major steps are similar, they are distinct. Okay, sorry. Okay, sorry. The siRNA and miRNA are used for achieving a gene silencing. Although major steps are similar, there are distinct differences in the key players of the two processing pathways. The following statements are related to some characteristic features of gene silencing. ठीक है, आपके बता रखा है कि both siRNA and miRNA are processed by साइटोप्लाज्मिक एंडोन्यूक्लियस डाइसर। ऐसा है क्या कि siRNA भी और miRNA भी प्रोसेस किया जाए विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस डाइसर। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऑब्वियसली ऐसा होता है। दिस इज वेरी ट्रू। ओके, अब देखो, अब हमारा P सही हो गया, अब हमें पता चल गया या फिर तो A होगा या C होगा या फिर D होगा, B तो नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रोशा इज नीडेड फॉर प्रोसेसिंग miRNA एंड प्रिकर्सर siRNA। तो तुम मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें पढ़ाया कहीं कि siRNA के प्रोसेसिंग के लिए कहीं भी ड्रोशा की जरूरत पड़ी है, पड़ी है कहीं ड्रोशा की जरूरत? नहीं, ड्रोशा की जरूरत नहीं पड़ी है, हमें सिर्फ miRNA के लिए ड्रोशा की जरूरत पड़ी है, वरना अगर siRNA की बात करें तो ड्रोशा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हमारा क्यों गलत हो गया, तो हमारा सी वाला भी क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज बोथ siRNA and miRNAs shows association with aragonate protein। ऐसा है कि siRNA भी और miRNA भी दोनों aragonate प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं। मैंने तो तुम्हें पढ़ाया है कि हाँ करते हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो गोना बी अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर मैं अपना आंसर मिल चुका है, आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा P एंड R। पर देखो S को भी देख लेते हैं। नाउ बोथ द प्रोसेसिंग पाथवेज इन्वॉल्व रिस्क कॉम्प्लेक्स। देखो इसमें क्या है कि
जितने भी प्रोसेसिंग पाथवे होते हैं, मतलब दोनों जितने भी हैं, इसमें रिस्क कॉम्प्लेक्स पाथवे तो आता है, ठीक है, दोनों में रिस्क कॉम्प्लेक्स पाथवे आता है। पर अब हमारे पास ऑप्शन तो पीआर भी है और पीएस भी है, लेकिन क्या होता है जब हम प्रोसेसिंग करते हैं ना, तो जो siRNA होता है वो ट्रूली जो होता है वो रिस्क कॉम्प्लेक्स बनाता है, ट्रूली रिस्क कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो थोड़ा थोड़ा मतलब ये चीज क्लियर है, बट बिकॉज ऑफ प्रिसाइज करेक्शन ऑफ दिस आंसर या फिर इस ऑप्शन की वजह से ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। अब क्वेश्चन को देखो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। और हाँ, ये जो होता है ये प्रोसेसिंग नहीं करता है, रिस्क कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग नहीं करता है। प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? डाइसर कर रहा है। रिस्क कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर रहा है, उससे क्लीव करवा रहा है, प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, याद रखना। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which of the following statement is not true? Okay, is not true about small interfering RNA, that is siRNA. siRNA के लिए कौन सा statement सही नहीं है? Now siRNA has 21 to 25 nucleotide sequences with 2 nucleotide overhanging at 3 prime side. तो ये तो बहुत ज्यादा ट्रू है, ये तो हमारी फर्स्ट जब हमने ये पढ़ा था, स्टार्ट करा था siRNA को ही, तो हमें पता चल गया कि siRNA जो होता है वो 21 से 25 न्यूक्लियोटाइड के बीच में, विच इज अबाउट 20-24 के बीच में इसका सीक्वेंस लेवल होता है, दैट इज हैविंग अ ओवरहैंग ऑफ 3 प्राइम OH, और OH ना हो तो 3 प्राइम एंड, ठीक है, ये सही हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इज siRNA इज ऑफन इंड्यूस्ड बाय वायरसेस। ये भी मैंने तुम्हें बताया कि जो siRNA होता है वो वायरस के अगेंस्ट भी काम करता है, वायरस के अगेंस्ट भी काम करता है। ऐसा नहीं है कि siRNA सिर्फ अपनी उस पे काम करेगा, नहीं, ये वायरसेस के अगेंस्ट भी काम करता है। और कहाँ कहाँ मिलता है ये? हमारे प्लांट्स में मिलता है, एनिमल्स में मिलता है एंड प्रोटिस्ट में मिलता है। रिमेंबर दिस, प्लांट्स में मिलेगा, एनिमल्स में मिलेगा, प्रोटिस्ट में मिलेगा, और ये वायरसेस पे भी काम करेगा, वायरसेस को भी इंड्यूस कराएगा साइलेंस करने के लिए, ठीक है। तो हम siRNA को, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या हम siRNA को कोई भी वायरस ट्रीटिंग टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं और करते भी हैं। siRNA को यूज किया जाता है हमारी बायोटेक में, हमारे डिफरेंट फील्ड में, जो मेडिकल फील्ड्स हैं जहाँ पे ये साइलेंसिंग का काम करता है, ठीक है। तो हमारे जितने भी बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स जो वायरसेस हैं, या फिर अब कोरोना का मत बोलना, कोरोना का करेगा कि नहीं करेगा, अभी तो उसका चल रहा है, तब देखते हैं क्या होगा। Now, the siRNA does not generally act at the level of transcription. ऐसा नहीं है, क्योंकि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है, तो डज नॉट जनरली एक्ट एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो और क्या, वो कैसे काम कर जाएगा लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पे? क्योंकि वो क्या करता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है, तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ही तो हमारा siRNA आएगा। तो उससे पहले तो ये कैसे एक्ट करेगा? उससे पहले तो एक्ट नहीं करेगा, तो ये भी आंसर क्या हो गया? सही हो गया। ओके वेट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब क्या हुआ, siRNA इज ऑफन इंड्यूस्ड बाय द वायरसेस, ठीक है, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट इज siRNA इज प्रोसेस्ड बाय RNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रिस्क। तो ये नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं करता है रिस्क, प्रोसेसिंग में काम नहीं करता है रिस्क। सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें हमारा वो एंजाइम्स होते हैं, डाइसर एंजाइम होता है, हमारा डबल स्टैंडर्ड वाला डुप्लेक्स होता है, वो होता है रिस्क कॉम्प्लेक्स। वो प्रोसेसिंग में नहीं काम होता है, वो प्रोसेस्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको देखो और बताओ। आई थिंक ये पहला वाला ही क्वेश्चन है ना? सॉरी, अब इसको बताओ।
चलो, दिस इज virus induced gene silencing is a process that takes advantage of RNAi mediated antiviral defense mechanism। ठीक है, तो जो वायरस इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग है, ठीक है, मैंने बताया था अभी कि वायरस को भी यूज किया जाता है साइलेंस करने के लिए। तो वायरस इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो एक एडवांटेज है हमारे किसका, RNAi प्रोसेस का। ठीक है, तो किस चीज के लिए काम करेगा, एंटी वायरल काम करेगा, ये मतलब वायरल के अगेंस्ट काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टीमेटली गाइड्स siRNA, जो अल्टीमेटली क्या करता है, siRNA को गाइड करता है टू डिग्रेड द टारगेट ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, ये तो हमें पता है ये सारा का सारा। अब मुझे ये बताओ कि इसमें जो डिग्रेड करेगा ट्रांसक्रिप्ट को, फॉलोइंग अल्टीमेटली गाइड्स siRNA टू डिग्रेड द टारगेट ट्रांसक्रिप्ट, तो कौन सा जो इनमें से होगा वो गाइड करेगा। ठीक है, वो इसमें से कौन सा गाइड करेगा mRNA को डिग्रेड करने के लिए, बताओ। या फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी तुम इसमें कमेंट बॉक्स में इसका तुम आंसर दो। ठीक है, और जब नेक्स्ट क्लास होगी, जब मैं सुबह क्लास लूंगी, तब क्या होगा, मैं इसका आंसर करूंगी। लेकिन तब तक तुम क्या करो, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देखो, ये वही प्रोसेस से सारा का सारा रिलेटेड है, तो इससे मुझे पता चलेगा कि तुमने पूरी क्लास देखी है, तुम्हें समझ आया है। और अगर तुम्हें समझ नहीं आया है तो कल मैं फिर से एक और बार तुम्हें अच्छे से इसको और समझा दूंगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कल डिस्कस करेंगे। ओके, ये चलो इस क्वेश्चन को भी कर लो, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये तो मैंने किसी और बच्चे के लिए रखा था, बट कोई बात नहीं है, अभी इस क्लास के लिए कर लेते हैं यूज। तो बहुत इजी है ये तो। देखो या इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। देखो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैज बोथ राइबोन्यूक्लियस, हमें पता है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होती है, तो डिस्कस ही कर लेते हैं इस क्वेश्चन में जब आ ही गया तो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैज बोथ राइबोन्यूक्लियस भी है इसमें, और क्या है इसमें, पॉलीमरेज एक्टिविटी भी है। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहाँ यूज होता है, अगर आप लोग लाइव होते तो मैं पूछती, चलो ठीक है। इसमें पॉलीमरेज एक्टिविटी भी होती है और राइबोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है ना। तो राइबोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो होती है इज रिक्वायर्ड फॉर, ये राइबोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्यों चाहिए, इसका मतलब क्या है, देखो इसका है राइबोन्यूक्लियस, राइबो मतलब आरएनए, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोटाइड का ब्रेकडाउन, क्या, न्यूक्लियोटाइड का ब्रेकडाउन, है ना। तो यहाँ पे देखो कहाँ तुम्हें ये लग रहा है कि न्यूक्लियोटाइड का ब्रेकडाउन हो रहा है, द सिंथेसिस ऑफ अ न्यू आरएनए स्ट्रैंड, इसका मतलब हो सकता है ये, जब न्यूक्लियस है ब्रेकडाउन है तो सिंथेसिस कैसे हो सकती है, ये भी गलत। अगर सी की बात करें द सिंथेसिस ऑफ द न्यू डीएनए स्ट्रैंड, तो ऑब्वियसली ये भी गलत। नाउ इसमें क्या बोला, डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, अरे उसमें बोल दिया है राइबो, राइबो का मतलब क्या हो गया, राइबो शुगर, अगर डीऑक्सी होता तब हमारा डीएनए होता ना, तो अभी क्या है, राइबो है, तो राइबो क्या होता है, आरएनए, तो कौन सा स्टार्ट सही हो जाएगा, सेकेंड वाला आंसर। तो आज के लिए इतना ही बहुत, और कल मैं वाला क्वेश्चन पूछूंगी, आई होप तुम लोगों ने कमेंट बॉक्स में वो आंसर दे रखा हो, उसके बाद मैं चेक करूंगी, और जिस भी बच्चे ने सही आंसर दिया होगा मैं उस पर लाइक भी करूंगी। तो प्लीज़ पढ़ लेना अच्छे से, और आई एम सो सॉरी लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही है, नेट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, और मैं कोशिश करूंगी लाइव क्लासेस लेने की, और नहीं तो तुम अनअकैडमी पे प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं अभी बहुत सही सही क्वेश्चंस करा रही हूँ, वहाँ पे हॉर्मोन्स कवर कर रही हूँ,
आज रात को जो 8 बजे मेरी क्लास है, वहां पे मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ PYQs, और उनका पूरा हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे। तो तुम्हारे 3 या 4, 4 या 5 जो भी हैं तुम्हारे टॉपिक्स वहीं कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम ये वाली क्लास लेना, ठीक है, और वहाँ पे अपने टॉपिक्स कवर कर लेना। और वहाँ पे लाइव क्लास होती है, वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो तुम्हारे जितने भी क्वेरीज हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे तुम इजीली पूछ सकते हो। तो तुम 8 बजे कोशिश करना कि ले पाओ क्लास। अगर नहीं ले पाते हो तो ऐसा कर सकते हो कि सुबह जो मेरी 10 बजे वाली क्लास होती है उसमें मैं हॉर्मोन्स करा रही हूँ, ठीक है, उसमें एक एक हार्मोन कराती हूँ, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो कराती हूँ। ठीक है, तो तुम उसको भी अटेंड कर सकते हो। और कोशिश करना 8 बजे वाली आज वाली कर सको, जिससे मुझे भी पता चले कि यूट्यूब से कौन जुड़ा हुआ है और कौन यूट्यूब से आ रहा है अनअकैडमी पे देखने के लिए, जिससे मैं भी बच्चों से कनेक्ट हो पाऊँ और आप लोग भी मुझसे कनेक्ट हो पाएँ। ठीक है, और अगर आप इसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सितंबर वाले की, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके लिए तो फिर तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्वेश्चंस जितने हो सके उतने उतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और अपना टाइम जो है वो नई नई चीज़ों को ना देके उन पुरानी पुरानी चीज़ों पे रिवीजन करो, जहाँ पे तुम्हारा ज़्यादा फोकस हो सकता है, जहाँ पे तुम्हारे ज़्यादा चांसेस हैं उस चीज़ को कवर करने के। ठीक है, अगर वहाँ से क्वेश्चन आए तो वहाँ से छूटे ना, ऐसी चीज़ें कोशिश करो। ठीक है, और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है और तुम्हारा ये है कि मैम ये वाला टॉपिक अगर हो जाता है एक बार, तो तुम मुझे एक बार बता देना कि ये वाला टॉपिक मैम समझ नहीं आ रहा है, आप इसको करा दीजिए, तो मैं वो वाला टॉपिक कवर करा दूंगी। ओके, आई होप तुम्हें ये सेशन अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।